नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का ऐसी पाठशाला पर स्वागत। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि क्राफ्ट साइंस के अंतर्गत हम सभी लोग वीट पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपके एग्जाम के लिहाज से जो भी महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन सब पर हम सभी लोग बात कर रहे हैं। तो हमारी जो अंतिम क्लास समाप्त हुई थी वह लगभग संभवतः पौधों में नाइट्रोजन की सबसे अधिक मात्रा फसल के पकने के लगभग 3 सप्ताह पूर्व पाई जाती है। पौधों द्वारा जो शोषित नाइट्रोजन की अधिकांश मात्रा प्रोटीन के रूप में बदल जाती है। यहाँ पर समाप्त हुई थी। हम सभी लोग आगे बात करेंगे, तो पहले समझते हैं, फिर अपनी जो पीडीएफ है उसको भी हम सभी लोग देखेंगे। जो पछेती गेहूं की बुआई होती है उसके लिए जो उर्वरक की मात्रा का प्रयोग किस प्रकार किया जाएगा। तो पछेती गेहूं की बुआई के समय हम सभी लोग अगर उर्वरक की जो मात्रा होगी करीब 80:40:30 में इसका प्रयोग करें, ठीक है, तो उपज वगैरह ठीक ठाक प्राप्त होगी। तो वही दिया हुआ है कि जो पछेती गेहूं की बुआई के लिए उर्वरक की मात्रा का अनुपात 80:40:30 होना चाहिए। कितना? तो 80:40:30 होना चाहिए। एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है, तो इसको याद रखिए। वहीं आगे बढ़ते हैं। तो गेहूं के दानों जो आपके दिया गया कि पौधों के तथा पत्तियों में नाइट्रोजन सबसे अधिक बाल आने के समय दिया जाता है। अनुपात की बात की जाए तो 80:40:30 हो गया। वहीं जो पौधे तथा पत्तियों में जो नाइट्रोजन होगा सबसे अधिक बाल आने के समय पाया जाता है, ठीक है। गेहूं के दानों में जो नाइट्रोजन होती है वह प्रोटीन के रूप में बदल जाती है। तो जब बात होगी नाइट्रोजन सबसे अधिक कब पाया जाता है, तो बाल आने के समय पाया जाता है। तथा गेहूं के दानों में नाइट्रोजन जो होती है प्रोटीन के रूप में बदल जाती है। जो गेहूं के दाने होते हैं उसमें क्या होगी, जो नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में बदल जाती है। गेहूं में जो ग्लूटिन नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। गेहूं में ग्लूटिन एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि जो ग्लूटिन है किस रूप में पाई जाती है, तो नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। तो एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं ताकि आप सभी लोगों को याद हो जाए। पछेती गेहूं की बुआई के लिए उर्वरक की मात्रा 80:40:30 का प्रयोग किया जाएगा। पौधे तथा पत्तियों में नाइट्रोजन सबसे अधिक बाल आने के समय पाया जाता है। गेहूं के दानों में नाइट्रोजन प्रोटीन के रूप में पाई जाती है, ठीक है, बदल जाती है। वहीं गेहूं में ग्लूटिन नाइट्रोजन के रूप में पाई जाती है। अब आगे बढ़ते हैं। शुष्क भार के आधार पर गेहूं में फास्फोरस कितना पाया जाता है, तो करीब 1% पाया जाता है। जब आपसे प्रश्न पूछा जाए कि शुष्क भार के आधार पर गेहूं में फास्फोरस की करीब मात्रा कितनी पाई जाती है, तो 1% पाई जाती है। अच्छा, जब फास्फोरस की कमी हो जाएगी तो शोषण की क्रिया धीमी होने लगेगी, ठीक है। जो फास्फोरस तत्व आपका है, फास्फोरस की कमी से शोषण की क्रिया धीरे होने लगती है दोस्तों। पौधों में जो दाने होते हैं छोटे और तथा अपेक्षाकृत कम बनते हैं। तो शुष्क भार के आधार पर गेहूं में फास्फोरस 1% पाया जाता है, ठीक है। वहीं फास्फोरस की जब कमी हो जाएगी किसकी, तो अगर फास्फोरस की अगर कमी होती है तो क्या शोषण की क्रिया अपेक्षाकृत मंद गति से होती है। दाने छोटे हो जाएंगे और कम बनेंगे। पौधों में फास्फोरस तत्व पकने के 2 सप्ताह पूर्व पाए जाते हैं। फास्फोरस तत्व जो होंगे पकने के करीब 2 सप्ताह पूर्व देखने को मिलेंगे हमें। अब आगे बढ़ते हैं। तो गेहूं में जो नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ ना करके 3 बार देनी चाहिए। गेहूं में जब नाइट्रोजन की पूरी मात्रा एक साथ ना दे करके 3 बार दिया जाना चाहिए। साधारण भूमि में आधी मात्रा बोते समय और शेष आधी मात्रा सिंचाई के प्रथम समय देना चाहिए। तो नाइट्रोजन को 3 बार देना चाहिए, ठीक है। कब कब देना चाहिए, तो साधारण भूमि में आधी मात्रा बोते समय, शेष आधी मात्रा सिंचाई के प्रथम समय में देनी चाहिए, ठीक है। वहीं हल्की भूमियों में, जो हल्की भूमि होती है उसमें नाइट्रोजन को 3 बार में 1/3 बोने के समय, 1/3 पहली सिंचाई पर, शेष 1/3 दूसरी सिंचाई पर दिया जाना चाहिए। और असिंचित क्षेत्रों की अगर हम बात करें तो असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बोने के समय दे देते हैं। तो जब हल्की भूमियों की बात की जाएगी किसकी, तो हल्की भूमियों की नाइट्रोजन 3 बार में 1/3 बोने के समय, 1/3 पहली सिंचाई पर, शेष 1/3 दूसरी सिंचाई पर देनी चाहिए। असिंचित क्षेत्रों में नाइट्रोजन की पूरी मात्रा बोते समय दी जानी चाहिए। यह एक इंपॉर्टेंट बिंदु है कि असिंचित क्षेत्रों में जो नाइट्रोजन की मात्रा है दोस्तों बोने के समय दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो उम्मीद है यह बिंदु आपको समझ में आए होंगे। अब सभी लोग आगे बढ़ते हैं। गेहूं में 3% यूरिया का घोल बनाकर उसे 1000 लीटर प्रति हेक्टेयर की दर से छिड़कना चाहिए। अगर बात की जाए कि यूरिया का घोल कितने प्रतिशत दिया जाना चाहिए, तो 3% यूरिया का घोल बना करके
उसे हम सभी लोग 3% यूरिया लेंगे, ठीक है, लिक्विड फॉर्म में, और उसको 1000 लीटर पानी में उसको मिला करके घोल उसका तैयार करके प्रति हेक्टेयर की दर से उसका छिड़काव कर देंगे। जिस मृदा का पीएच 6 से कम हो वहाँ फास्फोरस के रूप में रांग फास्फेट का प्रयोग करना चाहिए। जब मृदा का पीएच मान 6 से कम होगा तो वहाँ पर फास्फोरस के रूप में किसका प्रयोग किया जाना चाहिए, तो रांग फास्फेट का प्रयोग किया जाना चाहिए। गेहूं में जो फास्फोरस की आवश्यकता सिंगल सुपर फास्फेट तथा डाई अमोनियम फास्फेट द्वारा पूरा करते हैं। जब गेहूं में फास्फोरस की आवश्यकता होगी तो सिंगल सुपर फास्फेट तथा डाई अमोनियम फास्फेट द्वारा पूरा किया जाएगा। तो फास्फोरस की जब आवश्यकता होगी दोस्तों तो क्या प्रयोग किया जाएगा, सिंगल सुपर फास्फेट तथा डाई अमोनियम फास्फेट पूरी की जाएगी। किस फसल की बात हो रही है, तो गेहूं की बात हो रही है। तो यह बिंदु इंपॉर्टेंट है कि गेहूं में फास्फोरस की आवश्यकता किसके द्वारा पूरी करी जाएगी, सिंगल सुपर फास्फेट तथा डाई अमोनियम फास्फेट के माध्यम से पूरी की जाएगी। अब गेहूं में पोटास की बात की जाए तो गेहूं में जो पोटास अर्थात म्यूरेट ऑफ पोटास या पोटेशियम सल्फेट के रूप में दिया जाना चाहिए, ठीक है। तो पोटास है दोस्तों, म्यूरेट ऑफ पोटास या फिर पोटेशियम सल्फेट के रूप में दिया जाना चाहिए। यह भी एक इम्पॉर्टेंट बिंदु है कि आपसे अगर पूछा जाए गेहूं में पोटास का प्रयोग किस प्रकार किया जाता है, तो पोटेशियम सल्फेट के रूप में भी प्रयोग कर सकते हैं। आमतौर पर अगर देखा जाए कि भारतीय दृष्टिकोण की अगर बात करें तो 70% क्षेत्रफल में गेहूं की जो खेती होती है बिना सिंचाई की जाती है। यह गौर करने वाली बात यह है कि भारत में 70% क्षेत्रफल में गेहूं की खेती बिना सिंचाई की जाती है। जाहिर सी बात है कि अपने आप में एक बहुत बड़ी बात हो जाती है, 70% क्षेत्रफल बहुत हो गया दोस्तों। और जब ठीक है 70% गेहूं की खेती बिना सिंचाई की जाती है, अब बुआई के समय अब दिया हो कि बनना आरंभ होने की अवस्था पर नाइट्रोजन प्रदान करते हैं तथा पौधे में वानस्पतिक वृद्धि होती है। ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर कुछ बिंदु छूटे हुए हैं। जैसे कि बुआई के समय नाइट्रोजन प्रदान करने से पौधे में शुरू की जो अवस्था होती है वृद्धि अधिक होती है। जब बुआई के समय अगर नाइट्रोजन आप प्रदान कर देंगे तो पौधे की जो शुरुआती अवस्था होगी उसमें वृद्धि ठीक ठाक होती है, अधिक होती है, ठीक है। पौधों की टिलरिंग अर्थात कल्ले फूटना अधिक होता है, बाल के दानों की संख्या में वृद्धि होती है। आगे बढ़ते हैं। जब बाल निकलते हैं, बाल निकलने के समय यदि आप नाइट्रोजन दे रहे हैं, ठीक है, तो उपज में कोई वृद्धि देखने को नहीं मिलती। गौर करने वाली बात यह भी है दोस्तों, अगर बाल निकलते समय आप नाइट्रोजन दे रहे हैं तो महत्वपूर्ण बिंदु है कि बाल निकलते समय अगर फसल को नाइट्रोजन दी जाए तो उपज में कोई वृद्धि नहीं होती। परंतु गौर करने वाली बात यह है कि दाने में प्रोटीन की मात्रा जो होती है बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन के गुणों में भी वृद्धि होती है। तो अगर नज़र डालते हैं कि क्या बिंदु दिया गया है कि बाल निकलते समय फसल को नाइट्रोजन देने पर उपज में तो कोई वृद्धि नहीं होती, किंतु दाने में प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे उत्पादन के गुणों में वृद्धि होती है। अब हालांकि हम सभी लोग सिंचाई की जो अवस्थाएं हैं उसको पूर्व में ही बात कर चुके हैं, उन सभी को आप याद रखिए। गेहूं में पहली सिंचाई CRI स्टेज पर क्राउन रूट इनिशिएशन के समय यानी कि करीब अमूमन 21 दिन के आसपास होती है दोस्तों, स्टेज दिया जाना पूर्व के लेक्चर को आप सभी लोग जरूर देखें, उसमें किस समय सिंचाई की जानी चाहिए उस पर बात की गई है। लेकिन पछेती बुआई में सिंचाई, यह इंपॉर्टेंट बिंदु है, पछेती बुआई में जो सिंचाई होगी दोस्तों करीब 25 से 30 दिन बाद करनी चाहिए। किसमें, तो पछेती बुआई में सिंचाई करीब 25 से 30 दिनों बाद की जानी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। दूसरी सिंचाई दोस्तों टिलेरिंग अवस्था में करी जानी चाहिए, अमूमन 40 से 45 दिनों बाद। दूसरी सिंचाई टिलेरिंग स्टेज पर की जानी चाहिए। तीसरी सिंचाई गांठ बनने के अंतिम अवस्था में अर्थात लेट जॉइंट स्टेज पर यानी बोने के करीब 70 से 75 दिन बाद करनी चाहिए। हमने एक पास में पूर्व के लेक्चर में संभवतः पार्ट ए जो है उसमें इन सब पर बात की जा चुकी है, उसको आप सभी लोग जरूर देखिए जो आपका वीट लेक्चर है पार्ट ए। तो तीसरी सिंचाई लेट जॉइंटिंग स्टेज पर, दूसरी सिंचाई टिलेरिंग स्टेज पर और प्रथम सिंचाई CRI स्टेज पर। वहीं चौथी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज पर। जो चौथी सिंचाई है कब, फ्लावरिंग स्टेज पर, अमूमन 90 से 95 दिनों के आसपास। वहीं जो पांचवी सिंचाई मिल्किंग स्टेज पर, जो कि करीब 110 से 115 दिन बाद है, समयकाल है इसका। जो छठी सिंचाई है डफ स्टेज पर, बोने के करीब 120 से 125 दिन बाद की जानी चाहिए।
और आमतौर पर जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ 3 सिंचाई अवश्य करनी चाहिए। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं ताकि आप सभी लोगों को याद हो जाए, क्योंकि सिंचाई की अवस्थाओं को लेकर के बीच से अक्सर प्रश्न बनते हैं। पहली सिंचाई जड़ बनते समय अर्थात क्राउन रूट इनिशिएशन के समय, जो कि अमूमन 21 दिन के आसपास, कई सोर्सों में आप सभी लोगों को 20 से 25 दिन भी मिलेगा। पछेती बुआई में करीब 25 से 30 दिन बाद कर देनी चाहिए सिंचाई, ठीक है। और दूसरी सिंचाई टिलेरिंग स्टेज पर, जो कि अमूमन 40 से 45 दिन के बाद आती है। अगर तीसरी सिंचाई की बात करें तो तीसरी सिंचाई दोस्तों लेट ज्वाइंटिंग स्टेज अर्थात 70 से 75 दिन बाद कर देनी चाहिए। चौथी सिंचाई फ्लावरिंग स्टेज पर, जो कि करीब 90 से 95 दिनों में की जानी चाहिए। वहीं पांचवी सिंचाई मिल्किंग स्टेज पर, जो कि करीब 110 से 115 दिन बाद करनी चाहिए। जबकि छठी सिंचाई डक स्टेज अर्थात बोने के करीब 120 से लेकर के 125 दिन बाद की जानी चाहिए। और जहाँ पर पानी की कमी होगी वहाँ पर कोशिश यह की जानी चाहिए कि 3 सिंचाई अवश्य कर देनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। ये दिया हुआ भी कि पहली सिंचाई मुख्य जड़ बनते समय बोने के करीब 21 दिन बाद, दूसरी सिंचाई पुष्पन की अवस्था में बोने के करीब 70 दिन बाद, तीसरी सिंचाई दानों में दूध पड़ने पर के समय करीब 105 दिन बाद अवश्य करनी चाहिए। वहीं अगर बात की जाए इन सिंचाई स्टेज में सबसे अधिक सर्वाधिक महत्वपूर्ण कौन है, तो प्रथम स्टेज कौन सी, CRI स्टेज आपकी महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। जो आपकी पछेती सिंचाई, जो पछेती गेहूं में सिंचाई सामान्य की अपेक्षा जल्दी जल्दी की जाएगी। जो पछेती गेहूं की जो किस्में होंगी दोस्तों, उसमें आमतौर पर जिन फसलों में आप सभी लोग सिंचाई करते हैं उसकी अपेक्षा थोड़ा जल्दबाजी अर्थात जल्दी जल्दी किया जाना चाहिए। अगर आपके पास सिर्फ 3 सिंचाई उपलब्ध है तब क्या करेंगे, ठीक है। तो अगर आपके पास 3 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई CRI स्टेज में, जबकि दूसरी सिंचाई लेट ज्वाइंटिंग स्टेज में, लेट ज्वाइंटिंग बूट स्टेज में, जबकि तीसरी सिंचाई मिल्क स्टेज में किया जाना चाहिए। तो अगर आपके पास मान लेते हैं कि आपके पास पानी की कमी होने के कारण 3 सिंचाई का ही पानी उपलब्ध है, तब क्या करेंगे। तो पहली सिंचाई कब करेंगे, CRI स्टेज पर। दूसरी सिंचाई कब करेंगे, लेट ज्वाइंटिंग बूट स्टेज पर। वहीं तीसरी सिंचाई कब करेंगे, मिल्किंग स्टेज में कर देंगे। तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है कि जब आपके पास 3 पानी उपलब्ध है, तब पहले पानी पर क्या करेंगे। जब मान लेते हैं 3 पानी आपके पास उपलब्ध है, 3 पानी, तो ए आपकी स्टेज कौन सी हो जाएगी, CRI। बी आपकी कौन सी स्टेज हो जाएगी, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज। लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, ठीक है। और आपकी तीसरी सिंचाई कौन सी हो जाएगी, मिल्किंग स्टेज। अगर इसकी ट्रिक बनाया जाए तो CLM 3 सिंचाई, 3 सिंचाई CLM अर्थात CRI। सी से आपका क्या हो गया, सी से आपका हो गया CRI, एल से हो गया आपका लेट ज्वाइंटिंग स्टेज, एम से हो गया आपका मिल्किंग स्टेज। तो CLM 3 सिंचाई उपलब्ध होने पर CRI स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग स्टेज और मिल्किंग स्टेज। अब अगर आपके पास 3 के बजाय 2 पानी उपलब्ध है, 2 सिंचाइयाँ उपलब्ध हैं, तब आप क्या करेंगे। तो अगर आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तो पहली सिंचाई तो आप CRI स्टेज पर कर देंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है सभी सिंचाइयों में। और दूसरी सिंचाई आप पुष्पन की अवस्था में कर देंगे, जब फूल आने लगेंगे तब सिंचाई करेंगे। तो पहली सिंचाई CRI स्टेज पर, दूसरी पुष्पन अवस्था पर। तो अगर 2 सिंचाई आपके पास उपलब्ध है तो CF कर लीजिए, 2 सिंचाई CF। CRI अर्थात सी से CRI स्टेज हो जाएगा आपका, सी से CRI, एफ से आपका फ्लावरिंग स्टेज, ठीक है। अब एक बार फिर से इसको रिपीट करेंगे समझने के बाद। अगर आपके पास 1 सिंचाई उपलब्ध है तब तो फिर आप CRI स्टेज अर्थात बुआई करीब 20 से 25 दिनों में कर देंगे। गेहूं में अगर सिंचाई CRI स्टेज पर करते हैं तो उसका प्रभाव क्या होगा। करीब 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमें उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में एक बेहतर चीज़ है। और एक सिंचाई में अमूमन 5 सेंटीमीटर का पानी लगाना चाहिए। तो एक बार फिर से इसको रिपीट करते हैं क्योंकि महत्वपूर्ण है दोस्तों।
अगर आपके पास, अच्छा शुरू से रिपीट कर लेते हैं इसको ताकि आसानी से आप सभी लोगों को याद हो जाए। पहली सिंचाई जड़ बनते समय अर्थात वो किस स्टेज पर की जाएगी आपकी, तो सीआरआई स्टेज पर की जाएगी, ठीक है। गेहूं की जो पहली सिंचाई है जड़ बनते समय सीआरआई स्टेज पर की जाएगी। दूसरी सिंचाई टिलेरिंग स्टेज पर की जाएगी। तीसरी सिंचाई लेट ज्वाइंटिंग स्टेज पर। चौथी फ्लावरिंग स्टेज पर। और पांचवी सिंचाई मिल्किंग स्टेज पर की जाएगी, जबकि छठी डफ स्टेज पर की जाएगी। अब बात करते हैं कि जब आपके, मान लेते हैं आपके पास 3 पानी उपलब्ध हैं, 2 पानी उपलब्ध हैं और 1 पानी उपलब्ध है, तब आप क्या करेंगे। अगर आपके पास 3 पानी उपलब्ध है अर्थात 3 सिंचाई उपलब्ध है, तो पहली सिंचाई हो जाएगी आपकी सीआरआई स्टेज पर, CLM सीआरआई स्टेज, लेट ज्वाइंटिंग बूट स्टेज, और M से मिल्किंग स्टेज। जब आपके पास 2 सिंचाई उपलब्ध है तब क्या करेंगे आप लोग, तो 2 सिंचाई उपलब्ध है तो CF सीआरआई स्टेज और फ्लावरिंग स्टेज। और अगर आपके पास 1 सिंचाई उपलब्ध है तब तो आप सभी लोग सीआरआई स्टेज पर करेंगे ही। सीआरआई स्टेज पर सिंचाई किए जाने से प्रभाव क्या देखने को मिलेगा, अमूमन हमें 2 से 3 कुंटल प्रति हेक्टेयर की दर से उपज में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, और एक सिंचाई में करीब 5 सेंटीमीटर का पानी लगाया जाना चाहिए। बौनी जातियों को 30 से 35 हेक्टेयर सेंटीमीटर व देसी जातियों के लिए 15 से 20 हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी की कुल जरूरत पड़ती है। पानी की कुल जरूरत की बात की है, जो बौनी जातियाँ होती हैं दोस्तों, ये बिंदु खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं, मुझे नहीं लगता अब इतना डीप पूछा जाएगा। तो जो बौनी जातियाँ हैं उनके लिए करीब 30 से 35 सेंटीमीटर के आसपास, और देसी जातियों के लिए 15 से 20 HA सेंटीमीटर पानी की कुल जरूरत पड़ती है। ये खरपतवारों को लेकर के प्रश्न पूछे जाते हैं। गेहूं के खेत में प्याजी, बथुआ, खरतुआ, हिरणखुरी, अकरा, करनील, खैजी, अकरी, गुल्ली डंडा या गेहूं का मामा, चटरी, मटरी इत्यादि खरपतवार होते हैं। तो खरपतवारों को लेकर के भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा खरपतवार किस फसल से संबंध रखता है। तो गेहूं का मामा दोस्तों बहुत ही चर्चित खरपतवार है गेहूं के अंतर्गत। जो खरतुआ, बथुआ, हिरणखुरी, करनील, खैजी, चटरी, मटरी, गुल्ली डंडा हमको से लोग गेहूं का मामा भी कहते हैं। ये सभी खरपतवार गेहूं की फसल से संबंधित है। अब अगर खरपतवारों के नियंत्रण की बात की जाए तो अमूमन 2 प्रकार से किया जाता है। एक हो गया आपका यांत्रिक विधि, दूसरा हो गया आपका रासायनिक विधि, ठीक है। रासायनिक विधि से हम क्या करते हैं, रासायनिक विधि से केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, जैसे कि आपके रख्तुआ हो गया या बथुआ हो गया, इन सब पर नियंत्रण किया जा सकता है। 2,4-D की मात्रा 2,4-D का छिड़काव कर देंगे तो चौड़ी पत्ती के खरपतवारों पर नियंत्रण पा सकते हैं। जैसे कि दिया हुआ कि रासायनिक विधि से केवल चौड़ी पत्ती वाले खरपतवारों को, जैसे कि बथुआ हो गया आपका, रख्तुआ हो गया, इन सब पर नियंत्रण कर सकते हैं। 2,4-D की यह मात्रा करीब 600 से 800 लीटर पानी में घोल करके फसल बोने के करीब 80 से 85 दिन बाद खेत में छिड़काव कर देंगे। तो 2,4-D की करीब 600 से 800 लीटर पानी में इसकी मात्रा को तैयार करेंगे, फिर इसका छिड़काव कर देंगे 80 से 85 दिनों के आसपास। बुआई के करीब 40 दिन बाद 2,4-D का छिड़काव करने पर कोई विशेष लाभ नहीं होता है। इंपॉर्टेंट बिंदु है कि अगर पूछा जाता है आपसे कि 2,4-D का छिड़काव कितने दिनों पर करने पर हमें कोई लाभ देखने को नहीं मिलता है, तो अमूमन फसल बोने के करीब 40 दिन बाद अगर हम 2,4-D का छिड़काव करते हैं तो हमें कोई खास लाभ नहीं देखने को मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। गेहूं के जो मामा है, गेहूं जिसे हम गुल्ली डंडा भी कहते हैं, तो गेहूं के मामा को नियंत्रण करने के लिए क्या कर सकते हैं। तो गेहूं के मामा के नियंत्रण करने के लिए ट्रिब्यूनल आर डोसेनेक्सर आइसोप्रोटॉन की 2 किलो मात्रा 400 से 600 लीटर पानी में मिलाकर गेहूं की बुआई के करीब 82 से 85 दिन बाद छिड़काव करना चाहिए। हालांकि जो गेहूं का मामा एक इम्पॉर्टेंट खरपतवार है, इसलिए इसका नियंत्रण भी आपके लिए पढ़ना जरूरी है। तो गेहूं के मामा को नियंत्रण करने के लिए ट्रिब्यूनल आर डोसेनेक्सर आइसोप्रोटॉन, इसे ऐसे याद रखिए DI, डोसेनेक्सर आइसोप्रोटॉन की 2 किलो मात्रा लेंगे, उसको 400 से 600 लीटर पानी में मिला लेंगे, फिर गेहूं के करीब 82 से 85 दिनों बाद इसमें छिड़काव कर देंगे। गेहूं का जो गेहूंसा रोग तथा जंगली जई रोग, गेहूं में जो गेहूंसा तथा जंगली जई की जो उपस्थिति होती है
उसके लिए पेंडिमेथिलीन की 30 सीसी मात्रा प्रति हेक्टेयर बुआई के किंतु जमाव से पहले कर देते हैं। गेहूंसा तथा जंगली जई के नियंत्रण के लिए हम सभी लोग क्या करेंगे, पेंडिमेथिलीन की करीब 30 सीसी मात्रा का प्रयोग करेंगे। अच्छा, इसका प्रयोग कब किया जाएगा? फसल को तो हम सभी लोग बो देंगे, किंतु जमाव से पहले इसका, जैसे मान लिया हम सभी लोगों ने फसल को बो दिया और उसमें अंकुरण होने से पहले, जमाव होने से पहले इसका छिड़काव कर दिया जाना चाहिए। गेहूं में हमें 3 प्रकार के गिरवी रोगों का प्रकोप देखने को मिलता है। कौन कौन से? पीली गिरवी, ठीक है, भूरी गिरवी, काली गिरवी। पीली गिरवी, भूरी गिरवी और काली गिरवी। तो जो गेहूं में 3 प्रकार के गिरवियों का प्रकोप होता है। पीली गिरवी होगी आपकी, येलो, ब्राउन और ब्लैक। जो ब्लैक गिरवी होती है, इस रोग का प्रकोप अमूमन देर से बोई गई फसल पर अधिक देखने को मिलता है। जो काली गिरवी रोग होते हैं, इनका प्रकोप हमें जो देर से फसलें बोई जाती हैं 20 से 30 डिग्री सेल्सियस पर अधिक होता है। यह गर्म तथा अगर जो काली गिरवी होती हैं, यह गर्म तथा तर वातावरण में अधिक फैलता है। और अमूमन इसे मार्च के प्रथम सप्ताह में देखा जा सकता है। जिस प्रकार इसका अगर प्रकोप है तो अमूमन मार्च के प्रथम सप्ताह में देखने को मिलता है। भूरी गिरवी का प्रकोप दिसंबर के अंतिम सप्ताह में होता है, ठीक है। और जो ब्राउन होती है, इसका जो ब्राउन गिरवी है, संपूर्ण भारत में इसका प्रकोप देखने को मिलता है। अच्छा, ये आप समझ लीजिए इसका प्रकोप किस महीने में होता है, इसकी अपेक्षा किसके द्वारा फैलता है, किस कवक से फैलता है, ये ज़्यादा पूछा जाता है, तो इसको जरूर याद रखिए। और पीली गिरवी का प्रकोप अधिक ठंडे तथा नम वातावरण में होता है। भयंकर प्रकोप से बालियों में दानों का विकास नहीं हो पाता है। जो येलो रस्ट होती है, इसका प्रयोग से क्या होता है? जो येलो रस्ट होती है दोस्तों, इसके प्रकोप से बालियों में दानों का विकास नहीं होता है। अब ये समझते हैं किसके माध्यम से फैलते हैं। तो जो येलो रस्ट होता है, ये पक्सीनिया स्ट्रेसिफॉर्मिस के द्वारा फैलती नामक कवक के द्वारा होती है। जो ब्लैक रस्ट होती है, पक्सीनिया ग्रैमिनस टेट्रासाई के द्वारा होती है, ठीक है, ये सभी कवक हैं। और ब्राउन रस्ट का प्रकोप पक्सीनिया रिकॉन्डिटा टेट्रासाई के नामक कवक के माध्यम से होता है। तो येलो रस्ट अर्थात पीली गिरवी, जो येलो रस्ट है, ठीक, इसको येलो कर देते हैं। येलो रस्ट किसके माध्यम से फैलता है? पक्सीनिया स्ट्रेसिफॉर्मिस नामक कवक के माध्यम से। कभी कभी यह भी पूछा जाए कि रस्ट किसके माध्यम से फैलता है? कवक से। तो येलो पक्सीनिया स्ट्रेसिफॉर्मिस के माध्यम से फैलता है। जो आपका ब्लैक है, ब्लैक रस्ट पक्सीनिया ग्रैमिनस टेट्रासाई के द्वारा फैलता है। पक्सीनिया ग्रैमिनस टेट्रासाई नामक कवक के द्वारा फैलता है। और जो आपका ब्राउन रस्ट है, यह किसके माध्यम से फैलता है? पक्सीनिया रिकॉन्डिटा टेट्रिकी नामक कवक के द्वारा फैलता है। तो एक बार फिर से रिपीट करते हैं इसको। येलो रस्ट पक्सीनिया स्ट्राइफॉर्मिस, ब्लैक रस्ट पक्सीनिया ग्रैमिनस टेट्रासाई, ब्राउन रस्ट पक्सीनिया रिकॉन्डिटा टेट्रिकाई नामक कवक के माध्यम से फैलता है। और जो रस्ट होती हैं, इनकी रोकथाम के लिए रस्ट रोधक किस्मों को उगाया जाना चाहिए। कौन कौन सी? अर्जुन, यूपी 368, यूपी 262, सोनालिका व पहाड़ी क्षेत्रों के लिए गिरजा की बुआई करना चाहिए। कल हम सभी लोग विभिन्न प्रकार की किस्मों पर बात भी कर रहे थे कि कौन सी सिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहेंगी और कौन सी असिंचित क्षेत्रों के लिए उपयुक्त रहेंगी। तो आपकी जो अर्जुन है, रस्ट की रोकथाम के लिए रस्ट रोधक किस्मों का बुआई की जानी चाहिए। कौन कौन सी? अर्जुन, यूपी 368, यूपी 262, सोनालिका। पहाड़ी क्षेत्रों के लिए गिरजा की बुआई ठीक ठाक रहेगी। अच्छा, सीधे तौर पर भी पूछा जा सकता है कि गिरजा किस्म किससे संबंधित है? गेहूं से। और किस प्रकार के इलाकों में इसकी बुआई करी जाती है? तो पहाड़ी क्षेत्रों में, ठीक है। अब डाईएथेन M45 या 78 का प्रयोग करके काली भूरी गिरवी रोग की रोकथाम कर सकते हैं। किसका? तो डाईएथेन M45 या 78 का प्रयोग करके काली, ब्लैक, ब्राउन यहाँ पर देखो येलो का प्रयोग नहीं किया, येलो को नहीं लिया गया, तो ब्लैक और ब्राउन की बात की जा रही है। तो डाईएथेन M45 या फिर 78 का प्रयोग करके
ब्लैक रस्ट और ब्राउन रस्ट का प्रकोप को रोक सकते हैं। गौर करने वाली बात यह है कि जो देर से बोई गई फसलें होती हैं गेहूं की, उस पर जो रस्ट का प्रकोप हमें अधिक देखने को मिलता है। और अधिक नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का प्रयोग भी नहीं करना चाहिए। ये सभी दोस्तों सावधानियां हैं रस्ट से बचाने के लिए। अगला हमारा बिंदु क्या है कि डाइएथेन M45 एवं Z78 की 2 किलोग्राम मात्रा दवा के घोल में 0.2% की सैडविच नामक चिपकाने वाले पदार्थ के साथ करीब 1000 लीटर पानी के साथ जनवरी या फरवरी के शुरू या अंतिम सप्ताह में छिड़काव कर देना चाहिए। हालांकि ये बिंदु इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसको सिर्फ ऐसे ही सुन लीजिए, इतना पर्याप्त है। अब गेहूं में अनावृत कंड है, लूज स्मट ऑफ व्हीट का प्रकोप, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है, इसको याद रखिए। यहाँ पर स्टार लगाए दे रहे हैं कि गेहूं में लूज स्मट ऑफ व्हीट का प्रकोप कवक के द्वारा होता है, जिसका नाम क्या है, ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा वैरायटी टिट्रिसाई के माध्यम से होता है। तो जो गेहूं का अनावृत कंडुआ रोग है, इसका प्रकोप एक कवक के द्वारा होता है, जिसका नाम ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा वैरायटी टिट्रिसाई के माध्यम से होता है। अच्छा, एक बार यह प्रश्न आया है, जो राज्य कृषि सेवा परीक्षा का आयोजन होने वाला है, उसकी वो करीब संभवतः वर्ष 2013 में जो परीक्षा का आयोजन किया गया था, उसमें पूछा गया था कि गेहूं के अनावृत कंडुआ जो रोग होता है, अनावृत जो कंड होता है, उसकी रोकथाम के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो लूज स्मट ऑफ व्हीट का प्रकोप एक कवक द्वारा होता है, और उसका नाम की बात की जाए कौन सा, तो ऑस्ट्रेलेगो न्यूडा वैरायटी टिट्रिसाई। इस रोग के लक्षण जब पौधों से बालियां बाहर आती हैं तो दिखाई देता है। इस रोग के लक्षण हमें कब दिखने लगते हैं, जब पौधों से बालियां जो होती हैं बाहर आने लगती हैं, तो हमें रोग के लक्षण दिखने लगते हैं। कंडयुक्त बालियां स्वस्थ बालियों से पहले थोड़ा दिखाई देती हैं। कैसा रोग है, तो यह अंतः बीजोड़ रोग है। जो आपका अनावृत कंड रोग है, अंतः बीजोड़ रोग का उदाहरण है। इस रोग का कवक संक्रमित दानों के भ्रूण में प्रस्तुत कवक जाल के रूप में होता है। तो इसमें अगर इंपॉर्टेंट बिंदु की बात की जाए तो यही है कि इस प्रकार का रोग है, तो अंतः बीजोड़ रोग है। अच्छा, उसमें दिया क्या गया था, जब आपसे पीसीएस जो राज्य कृषि सेवा परीक्षा आयोग की जो वर्ष 2013 का जो एग्जाम हुआ था, तो उसमें ये ऑप्शन दिया हुआ था बीटावैक्स। तो इस रोग के उपचार के लिए जब आपको रोकथाम के लिए पूछा जाए, तो प्लाटवैक्स, बीटावैक्स या फिर बेनलेट नामक रसायन की करीब 2.5 किलोग्राम मात्रा बीज से शुष्क उपचार करें। यह कैसा रोग है, तो अंतः बीजोड़ रोग है। अगर इसके उपचार की रोकथाम की बात की जाए, तो प्लाटवैक्स, बीटावैक्स या बेनलेट नामक रसायन का प्रयोग किया जा सकता है। बीटावैक्स दोस्तों पूछा जा चुका है। और अगर अनावृत कंड रोगरोधी किस्मों पर नजर डालें, कौन कौन सी अनावृत कंड रोगरोधी किस्में, जैसे कि कल्याण 227, WG 302, ये सभी क्या हैं, इसकी अनावृत कंड रोगरोधी किस्में हैं दोस्तों। ठीक है। गेहूं में हिल बंट का प्रकोप एक प्रकार के कवक द्वारा होता है। जो गेहूं का हिल बंट है, उसका प्रकोप किसके माध्यम से होता है, एक कवक के द्वारा होता है। इसका नाम क्या है, टिलेसिया कैरीज एवं टिलेसिया फीडा। टिलेसिया कैरीज एवं टिलेसिया फीडा है। तो हिल बंट किसके माध्यम से फैलता है, एक कवक के द्वारा ही होता है। उन कवक का नाम क्या है, तो उन कवक के अगर नामों की बात करें, टिलेसिया कैरीज या फिर टिलेसिया फीडा है। अच्छा, इंटरेस्टिंग बात क्या है, इसमें दोनों में टिलेसिया दिया हुआ, तो कैरीज फीडा याद रखिए, आपको आसानी से याद रहेगा। पौधों पर जो रोग है, बालियों के निकलने के पहले नहीं दिखाई देते हैं, पौधे छोटे हो जाते हैं। ग्रसित पौधों पर स्वस्थ पौधों के पहले पक जाते हैं। जो ग्रसित पौधे होते हैं, स्वस्थ पौधों के पहले पक जाते हैं। रोगी बालियों के दानों को दबाने पर एक स्मेल आती है, सड़ी मछली की तरह। कवक मृदा में जीवित रहते हैं। बीज को करीब 1% कार्बनिक पारायुक्त कवकनाशी जैसे कि एग्रोसॉन, जीएन, सेरेसॉन से उपचारित करके बोना चाहिए। इसका उपचार कैसे किया जाना चाहिए, तो 1% कार्बनिक पारायुक्त कवकनाशी जैसे कि कौन कौन से, एग्रोसॉन हो गया, आपके जीएन हो गया, एग्रोसॉन, जीएन, सेरेसॉन से उपचारित करके बोया जाना चाहिए। करनाल बल्ट को गेहूं का कैंसर रोग भी कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट बिंदु है। अगर आपसे पूछा जाए कि करनाल बल्ट जो गेहूं का कैंसर रोग है, किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे। जो गेहूं का कैंसर रोग है दोस्तों,
इसे कैंसर रोग करनाल बंट को कहा जाता है। यह भी एक कवक के माध्यम से ही फैलता है। किसके माध्यम से फैलता है? तो कवक के माध्यम से फैलता है। और ये किस कवक के माध्यम से फैलता है? तो नियोसिया इंडिका। तो करनाल बंट को कैंसर रोग भी कहते हैं और यह नियोसिया इंडिका के माध्यम से फैलता है। अच्छा, कर कैसे याद रखें? तो दिया हुआ है करनाल बंट, करनाल बंट, तो इसमें ना आया हुआ है, तो ना से आपका क्या हो जाएगा? यहाँ देख सकते हैं, ना से ना नियोसिया इंडिका। तो करनाल बंट नियोसिया इंडिका नामक कवक से माध्यम से फैलता है। यह बीजोड़ होने के साथ मृदोड़ भी है, अर्थात बीजोड़ के साथ साथ यह मृदोड़ भी है, ठीक है, मृदोड़ रोग भी है। बीज को प्लांट वैक्स या बीटा वैक्स बेनलेट बावस्टिन से उपचारित करके बुआई करें। गेहूं में अल्टरनेरिया पर्ड अंगमारी रोग अल्टरनेरिया टिट्रिसेना नामक कवक के द्वारा होता है। जो गेहूं में दोस्त इसके उपचार की बात की जाए तो बीटा वैक्स बेनलेट या बावस्टिन से उपचारित बेनलेट बावस्टिन से उपचारित करके बुआई करी जानी चाहिए। जो गेहूं का अल्टरनेरिया पर्ड अंगमारी रोग है, अल्टरनेरिया टिट्रिसेना नामक कवक के माध्यम से फैलता है। कौन सा बिंदु है इसका? यह आपका रोग दिया हुआ कि गेहूं का अल्टरनेरिया पर्ड अंगमारी रोग अल्टरनेरिया टिट्रिसेना नामक कवक के माध्यम से फैलता है, ठीक है। तो करनाल बंट को कैंसर रोग कहते हैं, नियोसिया इंडिका के माध्यम से फैलता है। वहीं जो अल्टरनेरिया पर्ड अंगमारी रोग है, अल्टरनेरिया टिट्रिसेना नामक कवक के माध्यम से फैलता है दोस्तों। तो आज का लेक्चर हमारा यहीं तक रहेगा। मिलते हैं अगले दिन कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के साथ। उम्मीद है आप सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। बाकी आप अपनी लोग पढ़ाई जारी रखिए। धन्यवाद दोस्तों।